नमस्कार दोस्तों, बीएसएम बोर्ड क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 में रसायन विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट को यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। जहाँ सॉलिड स्टेट चैप्टर में हम बिहार बोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें रसायन विज्ञान सब्जेक्ट में जो पेपर आपका लगेगा उसमें 70 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे और उसमें से कोई 35 क्वेश्चन आपको यहाँ सॉल्व करने होंगे। चलिए हम अपने चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव अभ्यास प्रश्नों को यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 हमारे पास में है, क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या कितनी होती है? तो देखिए ऑप्शन हमारे पास में है 4, 6, 7 और 8। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, जहां हम जानते हैं कि किसी दिए गए क्रिस्टलीय जालक की कुल 7 तंत्र यहाँ पर हमारे पास संभव हैं, जिनमें ब्रेविस नाम के जो साइंटिस्ट हुए उन्होंने 14 क्रिस्टलीय जालक तंत्रों को रखा था। ठीक है, तो क्रिस्टलीय तंत्र हमारे पास में 7 होते हैं। कौन कौन से? एक हमारे पास में होगा क्यूबिक या घनीय क्रिस्टल तंत्र, ऐसे ही हमारे पास में होगा चतुष्कोणीय, ऐसे ही हमारे पास में हो जाएगा एकंताक्ष, त्रिंताक्ष और विषम लंबाक्ष। इसी तरीके के आगे हमारे पास में क्रिस्टलीय तंत्र होते हैं। तो कुल मिलाकर 7 क्रिस्टलीय तंत्र हमारे पास में होते हैं, जिन्हें ब्रेविस नाम के साइंटिस्ट ने 14 टाइप के सिस्टम्स में, क्रिस्टलाइन लैटिस सिस्टम में या जालक तंत्रों में व्यवस्थित किया था। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, निम्न में से कौन सा सहसंयोजक ठोस है? सहसंयोजक ठोस, देखिए अब हमारे जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ठीक, हमारे जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इन क्रिस्टलीय ठोसों को हम उनके अवयवी कण और उन अवयवी कणों के मध्य पाए जाने वाले बंधों के आधार पर, अवयवी कण और उनके मध्य पाए जाने वाले बंधों के आधार पर 4 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें पहले प्रकार के हमारे ठोस होते हैं जिनको अपन बोलेंगे आणविक ठोस। दूसरे प्रकार के हमारे ठोस होते हैं जिसे हम कहेंगे आयनिक ठोस। तीसरे प्रकार के हमारे ठोस होते हैं जिसे हम कहते हैं धात्विक ठोस। और चौथे प्रकार के ठोसों को हम सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क सॉलिड कह देते हैं। ठीक है, तो आणविक ठोस यानी कि अवयवी कण क्या हो जाएंगे? अणु। आयनिक ठोस में अवयवी कण हमारे पास में हो जाएंगे आयन। धात्विक ठोस में अवयवी कण हो जाएंगे धातु परमाणु। और सहसंयोजक ठोस में अवयवी कण हो जाएंगे परमाणु। ठीक है, तो आपसे यही पूछा गया है, निम्न में से कौन सा सहसंयोजक ठोस है? तो देखिए लोहा, यह हमारी धातु होती है। आयरन यानी कि यह धात्विक ठोस में रखा जाएगा। हीरा, इसमें कार्बन परमाणु जो होता है वो परस्पर सहसंयोजक बंध द्वारा एक ठोस का निर्माण करते हैं, इसलिए हीरा हमारा कोवेलेंट सॉलिड या सहसंयोजक ठोस होगा। तांबा, ये आपका कॉपर मेटल होती है, धात्विक ठोस में काउंट किया जाएगा। और सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर सोडियम धनायन और क्लोराइड ऋणायन के बीच में आयनिक बंध का निर्माण होता है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? आयनिक ठोस हो जाएगा। तो प्रश्न में हमसे पूछा गया है सहसंयोजक ठोस, इसलिए ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का हमारे सही आंसर हो जाएगा। हीरा क्या है? सहसंयोजक ठोस है, कठोरतम पदार्थ होता है और विद्युत का कुचालक भी होता है। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न देखें, किसी धातु की षटभुजीय सीमित पैकिंग या इसको अपन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या षटभुजीय निविड़तम संकुलन भी कह देते हैं। संरचना में समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर हमसे यहाँ पूछा हुआ है, कितनी होती है? तो षटभुजीय सीमित पैकिंग या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करें तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हम कहेंगे कि कोई पार्टिकल जो है वो 6 और पार्टिकल से सराउंडेड होगा एक ही प्लेन में, और इसके बाद में इसके ऊपर की तरफ एक ट्रायंगुलर फेस और ऐसे ही नीचे की तरफ एक ट्रायंगुलर फेस हो जाएगा। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कितने पार्टिकल से ये वाला पार्टिकल गिरा हुआ है, तो 6 पार्टिकल तो इसकी हेक्सागन बना रहे हैं और 3 ट्रायंगुलर फेस ऊपर और 3 ट्रायंगुलर फेस नीचे, यानी टोटल 12 पार्टिकल से ये सराउंडेड होता है। तो नियरेस्ट सराउंडेड एटम यानी निकटतम अणुओं की संख्या जो इनको चारों तरफ से घेरे हुए हैं वो कितनी हो गई? 12 हो जाती है, इसलिए इसको अपन कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर।
तो षटभुजीय क्लोज पैकिंग या षटभुजीय सीमित पैकिंग में समन्वय संख्या हमारी हो जाएगी 12। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न हमारा है सोडियम ऑक्साइड Na2O में सोडियम की सह संयोजन संख्या या सह संयोजन संख्या को हम फिर से क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। तो देखिए सोडियम ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो सोडियम ऑक्साइड में हम देख रहे हैं 2 सोडियम कैटायन एक ऑक्साइड आयन से एसोसिएट होते हैं। ठीक है, तो एक ऑक्साइड आयन जो होगा वो 8 सोडियम कैटायनों से एसोसिएटेड हो जाएगा या घिरा हुआ हो जाएगा। तो अगर हम ऑक्साइड एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो ऑक्साइड एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर तो हो जाएगा 8, और ऐसे ही एक सोडियम कैटायन जो है वो 4 ऑक्साइड आयनों से घिरा हुआ होता है, यानी कि सोडियम कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की सहसंयोजन संख्या कितनी है, 4, जो 4 ऑक्साइड आयनों से घिरा हुआ है। वहीं ऑक्सीजन की सहसंयोजक संख्या कितनी हो जाएगी, 8, क्योंकि यह 8 सोडियम धन आयनों से घिरा हुआ रहेगा। नेक्स्ट देखिए एक धातु की हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यानी HCP आपसे पूछा हुआ है संरचना होती है, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी। तो देखिए HCP अगर हमसे पूछा है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन में उपसह संयोजन संख्या कैसी होती है। अब ये द्विविमीय है यानी कि 2D है, यानी पार्टिकल्स जो हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज हैं और उसके बाद में हम देख रहे हैं तो अलोंग एक्स एक्सिस या अलोंग वाई एक्सिस हमारे पार्टिकल अरेंज होते हैं। और एक पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम देखें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, और 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले पार्टिकल्स को जब अपन मिला रहे हैं तो क्या एक क्यूबिक का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। तो कितनी समन्वय संख्या हो जाएगी, 4 यहाँ पर इसकी समन्वय संख्या हो जाएगी। द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन में उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। जहां ध्यान दें बार बार ये उपसह संयोजन संख्या हमसे पूछा जा रहा है, तो समन्वय संख्या या उपसह संयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, किसी भी क्रिस्टलीय जालक व्यवस्था में किसी अणु के चारों ओर व्यवस्थित निकटतम परमाणुओं या समूहों की संख्या, निकटतम परमाणुओं की संख्या, ये निकटतम दूरी पर व्यवस्थित कितने पार्टिकल होते हैं उनकी संख्या को हम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या कह देते हैं। तो यहाँ देखिए ये 4 पार्टिकल नंबर 1, 2, 3 और 4, ये 4 पार्टिकल जो हैं इस पार्टिकल ए से नियर बाई अरेंज हो जाते हैं। तो समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 4 समन्वय संख्या हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवाइस जालकों की संख्या क्या होती है। तो देखिए हमने पढ़ा या हमने सीखा हुआ है कि कुल मिलाकर हमारे पास 7 क्रिस्टलीय जालक समुदाय होते हैं। कितने, 7 क्रिस्टलीय जालक समुदाय हैं, और इन 7 क्रिस्टलीय जालक समुदाय में से पहला जो जालक समुदाय है वो होता है आपका क्यूबिक या घनीय जालक समुदाय। अब ये जो क्यूबिक या घनीय जालक समुदाय है इसमें हमारे पास 3 प्रकार के ब्रेवाइस जालक पाए जाते हैं। कौन कौन से, तो एक तो हमारा होगा सिंपल क्यूबिक, दूसरा हमारा होगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, और तीसरा हमारा हो जाएगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक। हिंदी में अगर हम कहें तो यह सरल घनीय, बॉडी सेंटर्ड यानी काय केंद्रित घनीय, और फेस सेंटर्ड के लिए हम कहेंगे फलक केंद्रित घनीय। अगर हम इनका संरचना रिस्पेक्टिवली देखें तो जैसे देखिए ये हमारा क्यूबिक सिस्टम अगर है तो इस क्यूबिक सिस्टम में अगर पार्टिकल केवल और केवल कोनों पर हमें देखने को मिले तो सरल घनीय में कितने, 8 कोनों पर अवयवी कण उपस्थित होता है, तो इसको अपन कहेंगे सिंपल क्यूबिक। अगर 8 कोनों के साथ साथ एक बॉडी सेंटर पर भी पार्टिकल हमें देखने को मिलता है तो ये हमारा हो जाएगा काय केंद्रित घनीय। और 8 कोने प्लस हर फेस के फेस सेंटर पे 6
फलक केंद्रों पर भी पार्टिकल हमें देखने को मिल रहा है, तो 6 फेसों के लिए हम इस पार्टिकल को क्या कहेंगे, FCC या फलक केंद्रित घनीय जालक संरचना कह देते हैं। तो कितने प्रकार के प्रवाही जालक हमारे पास घनीय सिस्टम में हो सकते हैं? 3 प्रकार के प्रवाही जालक हमारे पास घनीय सिस्टम में हो सकते हैं। कौन कौन से? सरल घनीय, काय केंद्रित घनीय और फलक केंद्रित घनीय, जिनमें अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर इनका अलग अलग नाम हम देख सकते हैं। अगला प्रश्न चेक कीजिए, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या षटभुजीय निविड़तम संकुलन एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? चेक कीजिए, अगर हम षटभुजीय निविड़तम संकुलन या क्लोज पैकिंग की बात करें तो यहाँ पर देखिए पार्टिकल कहाँ कहाँ होगा। एक तो षटभुज जो होते हैं, ये जैसे हमारा षटभुज है तो इसमें षटभुज बनाने वाली जो वॉल है उसके कॉर्नर पर हमारे 6 पार्टिकल होंगे। ऐसे ही एक वॉल जो होगी वो आपके यहाँ 2 षटभुज की दीवारें और 2 पार्टिकल इनके बीच में हो जाएंगे और यहाँ पर एक ट्रायंगुलर फेस अपना प्रेजेंट हो जाएगा। तो देखिए कुल मिलाकर ये 6 और यहाँ पर भी कितने 6, यानी टोटल हमारे पास 12 षटभुजीय कोने हैं और एक कोने का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1/6 भाग, यानी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हो जाएंगे 2 पार्टिकल जो हैं इन षटभुजीय दीवारों के केंद्र में है, तो हम कहेंगे 2 × 1/2, एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1/2 भाग, यानी कणों की संख्या हो जाएगी 1 कण, प्लस ये त्रिभुजीय कॉर्नर्स के जो 3 पार्टिकल हैं, ये तीनों के तीनों पार्टिकल इन दोनों षटभुजीय दीवारों के अंदर मध्य में व्यवस्थित हैं, जो केवल एक यूनिट सेल या एक इकाई कोशिका का ही कंट्रीब्यूशन देते हैं, यानी हर पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए? कॉर्नर्स के लिए 2, सेंटर के लिए, फेस सेंटर के लिए 1 और 3 पार्टिकल ट्रायंगल सेंटर पे, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे पास में हो जाएंगे 6, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, BCC इकाई कोशिका में खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है? अभी देखो नाम में दिया हुआ है हमें BCC या काय केंद्रित एकक कोशिका। अगर ये काय केंद्रित एकक कोशिका है तो काय केंद्रित एकक कोशिका का हम अगर पैकिंग एफिशिएंसी या संकुलन दक्षता देखें तो संकुलन दक्षता कितनी होती है? यह आपका होता है 68%, यानी कुल वॉल्यूम 100% वॉल्यूम का 68% वॉल्यूम अणुओं द्वारा या परमाणुओं द्वारा या उनके संघटक संरचनाओं द्वारा ऑक्यूपाई किया जाता है। तो रिमेनिंग वेकेंट वॉल्यूम कितना बच जाएगा? हम कहेंगे दैट 100 - 68, यानी 32% वॉल्यूम जो होता है वो खाली बच जाता है। तो खाली जगह की प्रतिशत मात्रा कितनी हो गई? ऑप्शन नंबर सी, या हम कहेंगे 32% हमारे पास में खाली जगह हो जाती है। नेक्स्ट देखें, अगला प्रश्न हमारे पास में है, अंतः केंद्रित घनीय व्यवस्था में खाली जगह का प्रतिशत क्या होता है? अब देखिए, अंतः केंद्रित घनीय जालक व्यवस्था कहें या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहें, बात एक ही है। तो बॉडी सेंटर्ड में अभी अभी हमने निकाला कि पैकिंग एफिशिएंसी या संकुलन दक्षता कितनी होती है? ये होता है हमारा 68%। तो वेकेंट स्पेस या खाली जगह कितनी हो जाएगी? खाली जगह हमारे पास में हो जाएगी 32%, यानी कि 32% खाली जगह होती है। तो अंतर केंद्रित कहें या काय बॉडी सेंटर्ड कहें या काय केंद्रित घनीय जालक कहें, बात हमारे पास में एक ही हो जाएगी। नेक्स्ट देखें, किसी शुद्ध क्रिस्टल में जालक स्थल द्वारा अध्यसित नहीं हो सकता। अब यहाँ देखिए हमें नाम दिया हुआ है शुद्ध क्रिस्टल, यानी प्योर क्रिस्टल का नाम हमें यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें किसी भी तरह की इम्प्योरिटी या डोपिंग हमारे पास में नहीं है। तो जब इम्प्योरिटी या डोपिंग नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि शुद्ध क्रिस्टल के जालक स्थान में क्या रहेगा? या तो अणु रहेंगे, आणविक क्रिस्टल बन जाएगा, आयन रहेंगे, आयनिक क्रिस्टल बन जाएगा, परमाणु रहेंगे तो हमारा नेटवर्क सॉलिड या सहसंयोजक ठोस का निर्माण हो जाता है, लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन कभी भी यहाँ पर नहीं पाया जाता। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो शुद्ध क्रिस्टल में जालक स्थल द्वारा अध्यासित नहीं हो सकता। कौन जो है वो जालक क्रिस्टल में नहीं पाया जाएगा? तो शुद्ध क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, माना कि निविड़ संकुलित गोलों की संख्या n है तो जनित चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या है। आपको याद रखना है कि अगर
किसी दिए गए निविड़तम संकुलन में नंबर ऑफ पार्टिकल n है तो n कणों से संबद्ध अष्टफलकीय रिक्तियां, कौन सी? अष्टफलकीय रिक्तियां कितनी होती हैं? अष्टफलकीय रिक्तियां हमारी होंगी n। वहीं अगर चतुष्फलकीय रिक्तियां हमसे पूछ ली जाएं तो चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी हो जाती हैं? 2n हमारे पास में हो जाती हैं। यानी कणों की संख्या के बराबर अष्टफलकीय रिक्ति और कणों की संख्या से 2 गुनी चतुष्फलकीय रिक्ति किसी क्रिस्टलीय जालक समुदाय में पाई जाती है। तो निविड़ संकुलित गोलों की संख्या है n, तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? n, और चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या हो जाएगी 2n। अगर टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स या कुल रिक्तियों की संख्या पूछी जाए तो कुल रिक्तियों की संख्या हम लिखेंगे 3n। अब यहाँ n बराबर 1 2 3 4 हो तो रिस्पेक्टिवली हम अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या भी 1 2 3 4 से n या 2n मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए चतुष्फलकीय रिक्तियां हमसे पूछी हैं, हम कहेंगे n कणों से 2 गुनी होंगी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निविड़ संकुलित गोलों की संख्या n हमें दे रखी है और हमसे अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या देखी है, तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या यहाँ कितनी हो जाएगी? n अष्टफलकीय रिक्तियां हमारे पास में उपस्थित हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन से आकृतियों के जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय रिक्तियां और अष्टफलकीय रिक्तियां पाई जाती हैं? अब ये देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति जो है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है, वो कहाँ पाई जाती हैं। तो चतुष्फलकीय रिक्ति जो है वो आपके HCP या CCP जो क्यूबिक लैटिस सिस्टम है उसमें प्रत्येक घनीय क्रिस्टल जालक समुदाय के विकर्ण के अर्धांश पर पाई जाती है। विकर्ण के 1/2 अर्धांश पर 2 चतुष्फलकीय रिक्तियां पाई जाती हैं। तो एक घन विकर्ण अगर आपके पास में टोटल अगर हम बात करें तो घन विकर्णों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी? एक घन में 4 विकर्ण उपस्थित होंगे, तो 4 विकर्ण पर एक घन विकर्ण पर कितनी? 2, यानी कुल मिलाकर के 8 चतुष्फलकीय रिक्तियां हमारे पास में होती हैं। वहीं अष्टफलकीय रिक्ति की अगर हम बात करें तो अष्टफलकीय रिक्ति जो है वो FCC या CCP प्रकार के क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर 1 काय केंद्र पर और भुजा केंद्र पर पाई जाती है। जहां अगर हम क्यूबिक सिस्टम की बात करें तो क्यूबिक सिस्टम में टोटल कितनी? 12 भुजाएं होंगी, तो एक काय केंद्र और 12 भुजाओं केंद्र पर क्रमशः हमें अष्टफलकीय रिक्ति देखने को मिलेगी। तो निम्न में से हमसे प्रश्न यही पूछा हुआ है, चतुष्फलकीय वॉइड या चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय वॉइड या अष्टफलकीय रिक्ति कहाँ पाई जाती है? तो देखें HCP और CCP में आपके चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय दोनों ही प्रकार की रिक्तियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, अगला प्रश्न हम चेक करें, अमॉर्फस ठोस को कहा जा सकता है? अब ये अमॉर्फस को ही हम अक्रिस्टलीय ठोस कह देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम याद रखें कि ठोस जो हैं वो हमारे 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक हमारे पास में होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड या क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरे हमारे पास में होते हैं अक्रिस्टलीय या अमॉर्फस सोड। तो ये जो अक्रिस्टलीय ठोस या क्रिस्टलीय ठोस है, ये किसके क्लासिफिकेशन है? ठोसों के क्लासिफिकेशन है, जहां हमने क्रिस्टलीय ठोस को फिर से 4 भागों में बांटा था। कौन कौन सा? एक था हमारे पास में आणविक, दूसरा था हमारे पास में आयनिक, तीसरा है हमारे पास में धात्विक, और चौथा है हमारे पास में परमाणविक या सहसंयोजक ठोस। तो अब ठोसों को हमने 2 भागों में बांटा है और क्रिस्टलीय ठोस फिर से हमारे पास कितने तरह के हैं? 4 तरह के हैं। तो अमॉर्फस ठोस या अक्रिस्टलीय ठोस की अगर हम बात करें तो इन्हीं को ही हम आभासी ठोस भी कह देते हैं, स्यूडो सॉलिड कह देते हैं, या इन्हीं को ही हम अतिशीतित द्रव सुपर कोल्ड लिक्विड कह देते हैं, या इसी को ही हम अक्रिस्टलीय ठोस कह देते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए
बी और सी तीनों ही हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी हमारे इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम अमॉर्फस सॉलिड या अक्रिस्टलीय ठोसों को क्रिस्टलीय ठोस से डिफरेंशिएट करें तो हम कहेंगे यहाँ अवयवी कणों का नियमित या रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता। ठीक है, इनका गलनांक जो है मेल्टिंग पॉइंट वो भी निश्चित नहीं होता, एक ताप परास के रूप में हमें देखने को मिलता है। अगर हम इनका कूलिंग कर्व या शीतलन वक्र देखें तो शीतलन वक्र भी हमें कंटिन्यूअस या सतत देखने को मिलता है। और अगर हम दैशिकता की बात करें तो ये समदैशिक होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं? समदैशिक होते हैं। इसका वेल नोन एग्जाम्पल ग्लास हमारा जो है वो अमॉर्फस सॉलिड या अक्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखें, ग्रेफाइट को किस रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते। अब ये देखिए ग्रेफाइट, हम जानते हैं कि यह ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का एलोट्रॉप या कार्बन का अपर रूप होता है। ठीक है, और कार्बन हमारा क्या है? नॉन मेटल है, अधातु है। ठीक है, और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। तो जब एक कार्बन परमाणु सभी चारों कार्बन परमाणुओं से एकल बंध द्वारा बंधा हो तो यह संरचना आपकी हो जाएगी हीरे की। लेकिन एक कार्बन परमाणु केवल 3 परमाणुओं द्वारा बंधा हो और एक इलेक्ट्रॉन उसमें मुक्त होता है तो ये संरचना हमारी किसकी हो जाती है? ग्रेफाइट की हो जाती है। तो देखिए 3 बंधों द्वारा बंधा हुआ है और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा तो इसकी वजह से ग्रेफाइट क्या हो जाएगा? चालक हो जाता है। तो यह चालक ठोस होगा। कार्बन परमाणु है और दूसरे कार्बन परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध बना रहा है, इसका मतलब ये सहसंयोजक ठोस भी होगा। और ये क्रिस्टलीय जालक के रूप में व्यवस्थित होता है, इसलिए यह जालक ठोस भी होगा। लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार का कोई आयन उपस्थित नहीं होता, इसलिए यह आयनिक ठोस नहीं होता। तो यहाँ आयन की वजह से चालकता ना होकर के कार्बन परमाणु पर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसकी वजह से यह सुचालक होता है। तो ग्रेफाइट को हम किस रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते? ग्रेफाइट को हम आयनिक ठोस के रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार के कोई आयन उपस्थित नहीं होते। नेक्स्ट देखिए क्वार्ट्ज हमारे पास में ऑप्शन है, ये स्यूडो सॉलिड या आभासी ठोस है। अतिशीतित द्रव, आभासी ठोस को हम अतिशीतित द्रव कह देते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस, आभासी ठोस और अतिशीतित द्रव तीनों ही है। तो देखो अब ये तीनों ही समान ऑप्शन है, इसका मतलब ये तो हमारे होंगे भी नहीं। वैसे भी हम जानते हैं क्वार्ट्ज क्या होता है? एक क्रिस्टलीय ठोस हमारा हो जाता है, जहां पर अवयवी कणों की एक रेगुलर अरेंजमेंट या नियमित व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। जब यह नियमित व्यवस्था है तो यहाँ पर लॉन्ग रेंज ऑर्डर यानी दीर्घपरासी विन्यास आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दीर्घपरासी विन्यास के बाद में हम कहें कि इनका गलनांक जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, वो एक निश्चित गलनांक बिंदु इनका होता है। निश्चित का मतलब एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी एक फिक्स ताप पर ही ये द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। अगर इनका कूलिंग कर्व देखा जाए तो इनका कूलिंग कर्व ये डिसकंटिन्यूअस होता है, यानी कि अगर हम इनको ठंडा करें तो एक निश्चित ताप पर ये द्रव थे और द्रव से ठोस में जब ये बदलने लगते हैं तो उस समय इनका टेम्परेचर समय के साथ में कांस्टेंट हो जाता है। जब तक पूरा का पूरा लिक्विड पूरे के पूरे सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा तब तक इनके टेम्परेचर में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। बाकी क्रिस्टलीय ठोसों का लास्ट गुण जो होता है वो होता है आपका विषम दैशिकता या एनआइसोट्रॉपी, यानी अलग अलग दिशाओं से मेजर करें तो अलग अलग दिशाओं से मेजरमेंट करने पर दिए गए क्रिस्टलाइन सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें अलग अलग ऑब्जर्व हो जाती है। इस गुण को अपन कहते हैं एनआइसोट्रॉपिज्म या विषम दैशिकता, जो कि क्रिस्टलीय ठोसों का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है। तो क्वार्ट्ज आपका क्या रहेगा? क्रिस्टलीय ठोस ये हमारा हो जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन क्रिस्टलीय ठोस है? हीरा ये हमारा क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्यों? क्योंकि यह कार्बन का एलोट्रॉप है, जिसमें एक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से 4 सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा हुआ है। और क्रिस्टलीय में भी कौन सा? यह परमाणविक ठोस आपका हो जाता है। जितने भी परमाणविक ठोस होंगे सामान्यतः यह विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत और ऊष्मा के क्या होंगे? कुचालक या इंसुलेटर होते हैं। लेकिन ध्यान रहे इसी परमाणविक ठोस में एक अपवाद है, जो आपके कार्बन का एलोट्रॉप होता है। कौन सा? ग्रेफाइट।
यह परमाणविक ठोस है, लेकिन विद्युत और ऊष्मा का क्या हो जाता है, सुचालक हो जाता है। बाकी कांच और रबर ये दोनों आपके क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस या अमोर्फस सॉलिड हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है, यानी अमोर्फस सॉलिड कौन सा है, ये हमसे पूछा हुआ है। तो देखिए, हीरा तो हमारा क्रिस्टलीय ठोस है, कांच ये हमारा अमोर्फस सॉलिड होता है जिसको हम अतिशीतल द्रव भी कह देते हैं। ग्रेफाइट यह हीरे का यानी कार्बन का ही एलोट्रॉप है, लेकिन ये आपका क्या होता है, परमाणविक ठोस है और क्रिस्टलीय ठोस होता है। और सामान्य लवण यानी कि सोडियम क्लोराइड की अगर अपन बात करें तो सोडियम क्लोराइड में तो सोडियम कैटायन और क्लोराइड एनायन उपस्थित है, ये कौन सा हो जाएगा, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस हमारा हो जाता है। तो कांच आपका क्या हो जाएगा, अक्रिस्टलीय ठोस हो जाता है। नेक्स्ट देखें, बेरवादार ठोस या अक्रिस्टलीय ठोस कौन सा है। तो देखिए, बेरवादार को ही दूसरा नाम अक्रिस्टलीय ठोस भी हम कह देते हैं। तो फिर से हम कहेंगे हीरा, नमक और ग्रेफाइट ये हमारे क्या हैं, सारे के सारे क्रिस्टलीय ठोस हैं। वहीं रबड़ जो हमारा होता है वो अक्रिस्टलीय ठोस हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखें, निम्नलिखित में से कौन प्रतिलोह चुंबकत्व दर्शाता है। अब देखिए, चुंबकीय गुण के आधार पर हम पदार्थों को 5 भागों में बांट देते हैं। सबसे पहला हमारे पास में होगा अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिज्म। इसमें क्या होगा कि किसी दिए गए पदार्थ के पास में कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होना चाहिए। अगर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा कि घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन या आवेश, उसकी वजह से एक चुंबकीय क्षेत्र डेवलप हो जाता है। और ये डेवलपिंग चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ जब इंटरेक्ट करेगा तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ में इंटरेक्ट करने पर चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। तो जिस भी पदार्थ के पास कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वो पदार्थ हमेशा क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक हो जाता है। ऐसे ही दूसरा देखें, पैरा के बाद में हमारे पास में है डायामैग्नेटिक, या इसको हम प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ कह देते हैं। वे पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा युग्म में पाए जाते हैं, यानी कम से कम सभी इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो पेयर्ड होते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉनों का जो पेयरिंग होता है वो अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, अपोजिट स्पिन यानी विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होता है वो आपस में एक दूसरे को जीरो नेग्लेक्ट करके जीरो हो जाते हैं और दिया गया पदार्थ चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित नहीं करता, पदार्थ हो जाएगा आपका प्रतिचुंबकीय। इसके बाद 3 और प्रकार के चुंबकीय गुण हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, जिसमें एक हमारा होता है लोह चुंबकीय, यानी एक पदार्थ में बहुत सारे पार्टिकल यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी पार्टिकल के पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो सभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले पार्टिकल जो है वो चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में इनके जो डोमेन है वो एक ही दिशा में संरेखित होने से प्रबल चुंबकीय व्यवहार दर्शाते हैं। और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हटा भी दें तब भी ये एक चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। ऐसे पदार्थ हमारे लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ, इसमें क्या होगा कि भाई पदार्थ के पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो हैं, लेकिन जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में इनके डोमेन एसोसिएट होते हैं तो इनके डोमेन इस प्रकार एसोसिएट होते हैं कि ये अपने नेट मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो हैं लेकिन डोमेन की व्यवस्था के कारण कुल चुंबकीय क्षेत्र जीरो हो जाता है। ऐसे पदार्थ आपके प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ कहलाएंगे। वहीं लास्ट हमारे 5वें तरीके के जो पदार्थ हैं उसको अपन फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस या फेरी चुंबकीय पदार्थ कह देते हैं। इनमें क्या होगा कि ये एक दूसरे के अगेंस्ट तो होंगे लेकिन नेट मैग्नेटिक मोमेंट आपका जीरो नहीं हो जाता, जीरो के अलावा कुछ वैल्यू यहाँ पर बच जाती है। तो इनका चुंबकीय क्षेत्र घटता तो है, एक दूसरे के अगेंस्ट तो होता है, लेकिन वो जीरो नहीं हो पाता। ऐसे पदार्थ आपके फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं। तो चुंबकीय व्यवहार के आधार पर सॉलिड हमारे कितने 5 तरह के होंगे, अनुचुंबकीय जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, प्रतिचुंबकीय जिनमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, लोह चुंबकीय यानी अनुचुंबकीय पदार्थों के डोमेन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में एक ही दिशा में संरेखित हो गए, जैसे आयरन प्रबल चुंबक की भांति व्यवहार करेंगे। ऐसे ही प्रतिलोह चुंबकीय जहां पर डोमेनों की व्यवस्था इस प्रकार होती है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है। और फेरी मैग्नेटिक यहाँ डोमेनों की व्यवस्था के कारण नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होता लेकिन आपस में एक दूसरे का अपोज करते हुए जरूर होता है। तो देखिए हमसे प्रतिलोह चुंबकीय पूछा है
तो निम्न में से कौन प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ है? हम कहेंगे MnO, मैंगनीज का जो सामान्य ऑक्साइड है, Mn सेकेंड ऑक्साइड जो होता है वो प्रतिलोह चुंबकीय गुण हमारा प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट अगला देखें, निम्न में से कौन परिचुंबकत्व दर्शाता है? तो देखिए ये तीनों पदार्थ Fe3O4, ZnFe2O4 और MgFe2O4, ये जितने भी पदार्थ हैं ये सारे के सारे आपके कौन से परिचुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन लोह चुंबकत्व को प्रदर्शित करता है? तो लोह चुंबकत्व को दर्शाने वाला पदार्थ हमारा हो जाएगा CrO2, क्रोमियम 4 ऑक्साइड, Cr4। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 4। क्रोमियम 4 ऑक्साइड जो होता है वो आपका लोह चुंबकीय गुण प्रदर्शित करने के काम आ जाएगा। अगला, निम्न में से कौन फेरो चुंबकीय पदार्थ आपका हो जाएगा? तो फेरो चुंबकीय पदार्थ आपका हो जाता है Fe3O4। ये FeO प्लस Fe2O3 दोनों का कॉम्बिनेशन है। इन दोनों को मिलाने से क्या बन जाएगा? Fe3O4 का फॉर्मेशन हो जाता है और ये आपका क्या हो जाएगा? फेरो चुंबकीय पदार्थ हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा जालक ठोस है? अभी देखो आपसे जालक ठोस यानी क्रिस्टलाइन लैटिस सॉलिड आपसे पूछा हुआ है, तो कौन सा होगा? तो हम कहेंगे देखिए हीरा, कार्बन का एलोट्रॉप है, ये आपका क्या हो जाएगा? लैटिस, क्रिस्टलाइन लैटिस यानी लैटिस सॉलिड आपका हो जाता है, जालक ठोस आपका हो जाता है। तो देखिए ये हमारे प्रश्न थे जिसमें हमने सॉलिड स्टेट से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ नए प्रश्नों के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।